Isha left. Isha. Recording issue. All right. So, good evening, Abhishek, Bhumika, Bhuvneshwari, Gaurav, Shita, Pallavi, Neha, Payal, Rijul, Ritu, Sonam, Suryansh, Tanya, and Tanvi. So, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कौन सा चैप्टर? Molecular basis of inheritance. Basis of inheritance. ट्रांसलेशन कर लिया हमने कंप्लीट? Okay, ma'am. Yeah, ma'am. ठीक है, मैं कोशिश तो करूँ. मेरा कैमरा स्टार्ट तो करिए, इसको रीस्टार्ट करने के लिए कह रहा है, तो रीस्टार्ट तो नहीं होगा. लेट्स सी, अगर हो कैमरा ऑन तो मुझे बताना है. चलो, तो आज हम लोग क्या करेंगे बेटा? इनहेरिट ट्रांसलेशन पढ़ के आए? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? पढ़ा था भूमिका? Yes, ma'am. लग नहीं रहा आवाज से. Good evening, Isha. Good evening, ma'am. ओके. भुवनेश्वरी पढ़ा था बेटा? Yeah, ma'am. कोई डाउट है किसी को भी? No, ma'am. नहीं बेटा. ओके, अगर डाउट नहीं है तो फिर भी कोई डाउट हो मुझे बता देना. आप लोगों को मैंने बोला था अप टू ट्रांसलेशन एनसीईआरटी रीड करा करी थी आप लोगों ने? Yeah, ma'am. करी थी, तो आप लोग क्वेश्चन लगा पाओगे. चेक कर लेते हैं. आंसर दिस वन. स्क्रीन दिख रही है सबको? Yeah, ma'am. चलो बेटा, क्विकली आंसर करो चैट बॉक्स में, क्योंकि ये पुराना है, इस चैप्टर का पुराना पार्ट है. तो जो रिवाइज करेगा उसको याद रहेगा ना, ऐसे तो भूल जाएगा. तो बताओ चैट बॉक्स में व्हाट विल बी द आंसर. मैं फोन से आज ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम है, तो बैटरी वगैरह है नहीं है किसी में, तो ऐसे ही चलेगा. बाई चांस क्लास रुक जाए तो समझ जाना लाइट गई है, जाना मत. मैं फोन से फिर रिकनेक्ट करूंगी, ठीक है? Yeah. Yeah, ma'am. चलो लेट्स सी. आंसर इज डी 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 डी. एक का है सी, सूर्यांश का है बी, सी डी बी हमारे पास आंसर है. सी डी बी आंसर हमारे पास. सी डी बी आंसर अगर हमारे पास है तो तुम पढ़ के नहीं है, यही हो सकता है. प्यूरिन्स आर फाउंड बोथ इन डीएनए और आरएनए. तो हमने डीएनए और आरएनए में दोनों में पढ़ा था, एक प्यूरिन्स होते हैं और एक पिरामिडीन्स होते हैं, ठीक है? डीएनए में भी मिलने चाहिए और आरएनए में भी मिलने चाहिए, दोनों में मिलने चाहिए, ठीक है? तो डीएनए में आपको मिलता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. दिस इज द केस ऑफ डीएनए. एंड इन द केस ऑफ आरएनए, आरएनए में आपको क्या मिलता है? एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन. आपसे क्वेश्चन ने पूछा है प्यूरिन्स जो आपको डीएनए आरएनए दोनों में मिलते हैं, तो कौन से वो दो प्यूरिन है जो डीएनए और आरएनए में मिलते हैं? एडेनिन एंड ग्वानोसिन. तो कैसे बी और डी हो गया? आंसर तो इसका बहुत क्लियर था, एडेनिन एंड ग्वानोसिन, है ना? आंसर वुड बी सी. ठीक है, समझ आया? Yo, ma'am. Yeah, ma'am. फिर ईशा को आया था और निशांत को आया था, राइट? फिर अगर आपको गलत हुआ दैट मीन्स आप रिवाइज नहीं करके आए, सिर्फ तभी गलत हो सकता था ये, और तरीका ही नहीं था गलत होने का, है ना? चलो लेट्स सी. ये वाला पार्ट आपका ये फर्स्ट लेक्चर था, नहीं आता तो फर्स्ट लेक्चर देखना था. इसे आंसर करना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. करेक्ट ढूंढनी है आपको, तो करेक्ट वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है आपको. अच्छा, अब आप जिसका सही आंसर है उसका देख के लिखोगे, हैं? ओके. सो एडेनिन पेयर विथ थाइमिन. अगर आपको पीछे का क्वेश्चन नहीं आता तो ये वाला कैसे कर लिया फिर? एडेनिन पेयर बॉन्ड विथ थाइमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. ये बात सही है? बिल्कुल Yeah, सही. ma'am. एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड. ऐसा कोई नहीं था जो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता था, तो ये गलत है. एडेनिन थाइमिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पे मिलता है, नहीं. 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पे कौन मिलता था? ग्वानिन एंड Guanine and cytosine. एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर ही नहीं करते, ये भी गलत है. तो आंसर वुड बी ए. A. गुड, ट्राई दिस वन. अब ये हम आ गया आगे डीएनए की कंडेंसेशन पे, ठीक है? तो वो पहले पार्ट से था, बेसिक ऑफ डीएनए.
फिर कंडेंसेशन पे आए हम, जहाँ पे हम न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, ये उस पार्ट से क्वेश्चन है। ट्राई दिस वन, लेट्स से आपने वो रिवाइज किया या नहीं। जब क्वेश्चन है निकले तो समझ जाया करो कौन सा टॉपिक आपको जाके पढ़ना है। हम्म, आंसर क्या है? हम्म, करो करो। यानी कंडेंसेशन ऑफ डीएनए नहीं पढ़ के आए हो? ये बात ही ना बेटा। नहीं पढ़ के आए हो तो अब जाके उसे पढ़ लेना, ठीक है। लेट्स सी, यो बी बी सी सी, बी एंड सी के बीच में कंफ्यूजन है, देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन 1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट दैट, न्यूक्लियोसोम होता है एक ऑक्टामर, हिस्टोन का ऑक्टामर, जिसके ऊपर डीएनए लिपटता है। तो जो डीएनए बीच में रह जाता है फिर अगले न्यूक्लियोसोम पे जाके लिपटता है। तो जो बीच का डीएनए होता है इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए के ऊपर आपको दिखाई देगा एक हिस्टोन 1 का मॉलिक्यूल। तो जब ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखने लग जाए तो समझ जाओ कि डीएनए क्या हो रहा है, वो जो डीएनए है वो कंडेंस होना स्टार्ट हुआ है ताकि वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाए, है ना। तो डीएनए की कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, जब रेप्लिकेशन हो गई, देखो कंडेंस का मतलब क्या होता है, कंडेंस का मतलब होता है उसका साइज कैसा होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, है ना। पहले वो लॉन्ग थ्रेड थी, अब वो तुमने क्रोमोसोम के फॉर्म में रख दिया है तो उसका साइज छोटा हो गया। तो कंडेंस का मतलब होता है उसका साइज छोटा हो जाएगा, सारे पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए का साइज छोटा होता है, क्या डीएनए खुलता है और क्या होता है? छोटा होता है। हाँ हाँ, जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो डीएनए ऐसा था और वो खुलने लग गया था ना, उसका साइज में तो वो बड़ा नहीं हो रहा था देखने में, यो है ना। तो रेप्लिकेशन में नहीं हो रहा होगा ये। द डीएनए इज कंडेंस इनटू क्रोमेटिन फाइबर, यस, अभी क्रोमेटिन फाइबर बनेगा, वो बीट लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद क्रोमोसोम में वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ते ना। तो ये बी वाला ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड, डीएनए का डबल हेलिक्स एक्सपोज का क्या मतलब है? डीएनए का डबल हेलिक्स तो एक्सपोज्ड ही था, हम उसको और कंडेंस कर रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, ट्रांसक्रिप्शन में आप कहाँ पे H1 मॉलिक्यूल को पढ़ते हो, ये तो आपको सिर्फ कंडेंसेशन में मिलता है। सो आंसर वुड बी बी। बी तो ये वाला पार्ट आप में से ज्यादा बच्चों को नहीं आता, तो इसको रिवाइज करना, ठीक है। ये तो हम कर ही चुके हैं कल। मुझे ये बताना, अब ये है एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट। एक्सपेरिमेंट्स हुए थे ना, डीएनए ढूंढा था, फिर या हमने मैम सेमी कंजर्वेटिव नेचर ढूंढा था। तो क्वेश्चन देखो वो क्या पूछ रहा है, फिर आंसर करना, ध्यान से देखना। हम्म, ओके, किसी का आंसर नहीं आया? अच्छा, ओके, बी डी, आपको बी और डी में कंफ्यूजन है। नहीं, ये तो 22 है। बस नेहा का आया है, निशांत, तान्या, देख लेते हैं। अच्छा, प्लांट में कंफ्यूजन है बेटा, कौन सा प्लांट पढ़ाया था मैंने डीएनए के एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे? अच्छा, वायरस में कंफ्यूजन है तुम्हें, ओके। तो दो ही तो एक्सपेरिमेंट कराए थे, वही तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन सिर्फ उसकी क्लियर होगी जो रिवाइज करके आएगा। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये बताया था विद द हेल्प ऑफ वायरस, बैक्टीरियोफेज, तब वायरस यूज हुआ था। और डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इस बात को एक्सप्लेन किया था विद इकोलाई की मदद से। तो आंसर वुड बी बी। बी इस क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन होती है, ये नीट का प्रीवियस ईयर है, तो तुम्हें अगर वही कंफ्यूजन हो रही है दैट मीन रिवाइज करना जरूरी है, राइट।
चलो Yeah, yeah. क्वेश्चन भेजूंगी, आप लगाना, आपको और क्वेश्चन इसमें है आप लगाना, उसके बाद कल जितने भी बाकी क्वेश्चन है हम सारे डिस्कस करेंगे। ओके Yeah, ma'am. राइट। तो अभी आपका रिवीजन नहीं है चैप्टर का, चैप्टर रिवाइज करते चलो, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप बहुत सारा नहीं पढ़ सकते हो, दिन में एक टॉपिक पढ़ सकते हो, पढ़ते पढ़ते आपका सिलेबस खत्म भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो पढ़ना मत बंद करो, रिवीजन मत बंद करो। ओके Yeah, ma'am. ठीक है बेटा, चलो। सो हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये कोई प्रोजेक्ट था जो किया था उन्होंने। तो हम लोग कितने लोग हैं क्लास में, कितने बच्चे हैं इंक्लूडिंग मी, कितने? 29 मैम टोटल। इंक्लूडिंग मी? 28। मेरे को मिला के आई थिंक 30 दिख रहा है मुझे, तो आपको शायद अलग दिख रहा है फिर। ये मैम ये हम 30 लोग हैं, तो हम लोग ना एक साथ एक प्रोजेक्ट करने निकले हैं। ओके तो अगर ये मैं मैम कोई भी प्रोजेक्ट करने निकली हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई घर बनाने निकलता है ना, कोई कंस्ट्रक्शन में जा रहा है या कोई किसी रिसर्च में जा रहा है, तो हम एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और हम सबका प्रोजेक्ट का नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्लियर? ये मैम अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम सब करने के लिए जा रहे हैं, और ये अभी हम 2023 में नहीं है, हम सबके सब कहाँ है 1990 में। ठीक है जी, तो हम सबके सब 1990 में बैठे हैं। और इस टाइम पे जब समय, मतलब इस टाइम तो मैं भी पैदा नहीं हुई थी, पर चलो लगा लेते हैं हम सब पैदा हो चुके हैं और हम सब ये करने जा रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा 90s का इमेजिन करो। पता है 90s में लोग कैसे दिखते थे? ये मैम कैसे दिखते थे? कैसे दिखते थे? चार्ली चैपलिन के साथ। चार्ली चैपलिन की तरह दिखते थे। अच्छा, चार्ली चैपलिन दिखते थे, बताओ। ठीक है, तो मैम सब बड़ी लोग, हाँ चार्ली चैपलिन बहुत बड़े इंसान है भाई, अच्छी बात है। तो सब हम थोड़ा 90s की तरफ चलते हैं और हम सब बैठे और हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जीनोम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज जीनोम? Genetic material. जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कैसा? एक सेल के अंदर का जेनेटिक मटेरियल बोल रहा है, एक पूरी पॉपुलेशन का जेनेटिक मटेरियल बोल रहा है, कैसा? एक सेल. किसने बोला ये? हम्म सूर्यांश। सूर्यांश। सूर्यांश इतना सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। एक हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड का सेल मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी n। तो एक हैप्लॉइड सेल के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए, उसको हम बुलाते हैं जीनोम। ठीक है, तो मेरे एक फीमेल की बॉडी में हैप्लॉइड सेल कहाँ मिलेगा? एक ह्यूमन फीमेल की बॉडी में हैप्लॉइड सेल कहाँ मिलेगा? ओवरी में। ओवरी के अंदर एग, उसका हैप्लॉइड सेल है। और मेल के केस में स्पर्म। स्पर्म। तो उसके अंदर, एक स्पर्म के अंदर, उसके न्यूक्लियस में कितना डीएनए है, दैट इज अ जीनोम। समझ आया? Yeah. एक दिन हम सब ने डिसाइड किया, हम सब यूएस में बैठे हैं, ठीक है, तो हम सब ने डिसाइड किया कि जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन का ना जो डीएनए है ना, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है यार, इतनी हमें नहीं पता कौन सा जीन कहाँ पर है और वो क्या काम करता है। तो एक काम करते हैं, हम लोकेट कर लेंगे कितने क्रोमोसोम है एक ह्यूमन के पास हैप्लॉइड सेल में। 23। 23 क्रोमोसोम्स हैं एक हैप्लॉइड फ्रेम में। तो 23 क्रोमोसोम्स में हम पता कर लेंगे कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे फॉर एग्जांपल कितने जीन है, कौन सा जीन कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, वैसे ही हम 23 क्रोमोसोम पे पता कर लेंगे कौन कितने, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने क्रोमोसोम है, उसके अंदर कितना जीन है और कहाँ पे लोकेटेड है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को करने का हमने जिम्मा उठाया है, और इस पूरे प्रोजेक्ट को हम इसलिए कहते हैं ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन में कर रहे हैं, जीनोम क्योंकि हैप्लॉइड सेल के अंदर पढ़ रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट है, एक फिक्स टाइम है इसका जिसका एक रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, समझ में आया क्या होने वाला है अब? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है। अच्छा बात बताओ, क्यों जानना चाहते हो कि एक क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर कौन सा जीन कहाँ लोकेटेड है? हमें क्या मदद मिलेगी ये जान के? कोई गेस? Prime branch. जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसका में जेनेटिक
कोई डिसऑर्डर है उसको पता करने के लिए। अगर कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, तो कोई भी डिसऑर्डर को पता करने के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर मैं डिसऑर्डर को जड़ से ठीक करना चाहती हूँ, तो मुझे पता भी तो हो ना उसका जीन कहाँ पर है, तभी तो मैं उसके अंदर कुछ ठीक कर पाऊंगी जड़ से, है ना। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी था, राइट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में करना क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग करनी है, हमें उसकी पूरी सीक्वेंस जाननी है। सीक्वेंस जानने का मतलब है कहाँ पे कौन सा जीन पड़ा है, ठीक है। अब देखो, ये डेटा है ना, डेटा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो कब स्टार्ट हुआ था, 1990 में, और ये 13 साल के लिए उम्मीद था कि ये 13 साल में खत्म हो जाएगा। 13 साल में खत्म होगा, दैट मीन्स कौन सी ईयर में ये फिनिश हो जाएगा, 2003। 2003। तो एक्सपेक्टेड था 2003 में खत्म हुआ, पर एक्चुअली कब खत्म हुआ, 2006 हाँ। तो 2003 और 6 में कितने साल का गैप पड़ गया, 3 साल का। प्लस 3 ईयर्स। तो 3 एक्स्ट्रा साल क्यों लगे, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर 1 था ना, उसको सीक्वेंस करने में 3 साल एक्स्ट्रा लग गए। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम इन ह्यूमन, राइट। तो ये लिख लो, ह्यूमन में लार्जेस्ट क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर 1 होता है, और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, वंश, एनी गेस। तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते ना। वाई क्रोमोसोम होता है सबसे छोटा साइज में भी, ठीक है। चलो, तो ये इन्फॉर्मेशन क्लियर, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, बस मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, राइट। तो हमारी ड्यूरेशन फिक्स होगी है कि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कब पढ़ना है। अब देखो, अब मुझे बात बताओ, अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम एक पूरा जीनोम स्टडी कर लेंगे, तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं किसी ह्यूमन के साथ, है ना, किसी ह्यूमन के एक सेल के सारे जीन स्टडी कर लेंगे हम, सारे क्रोमोसोम पे, तो मुझे बताओ, खुद सोच कर बताओ रैंडमली, तो इसका फिक्स आंसर नहीं है, तुम बताओ किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। मेक अ गेस, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, अभिषेक, अनुपमा, अंतरिक्ष, कोई भी। हम्म, अब जीन को तुम ऐसे तो देख नहीं सकती, तो मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत, हाँ, माइक्रोस्कोप को जीन से नहीं देख सकते, पर मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, है ना। अच्छे से ये कि आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, और क्या चाहिए होगा, एक क्रोमोसोम के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग, ऐसे एक्सपेक्ट करते थे कि कम से कम नहीं तो 1 लाख के करीब जीन है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए कितने कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें बहुत सारा स्टाफ भी चाहिए होगा ना, है ना। और अगर मेरे को इतनी सारी टेक्निक लगानी है, स्टाफ लगानी है, तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं टेक्नोलॉजी खरीद पाऊँ और स्टाफ का मदद ले पाऊँ, मनी। मनी, फंडिंग चाहिए, राइट। और जब मैंने ये सब स्टडी कर लिया तो मेरे पास बहुत सारा डेटा आ गया। अगर मैं सारा डेटा लिखूंगी पेपर और पेन पे, तो एनसीईआरटी कहती है कि आपको 1000 पेजेस की एक कॉपी लेनी पड़ेगी, और उस कॉपी के हर एक पेज पे 1000 वर्ड होंगे। तो ऐसे कितने रजिस्टर्स की आपको जरूरत पड़ेगी, लगभग 3300 बुक्स की आपको जरूरत पड़ जाएगी। तो 3300 बुक्स के अंदर ये डेटा डालना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, मैन्युअली डालेंगे। और फिर सोचो हमने इंडिया में डाला, वैसे यूएस में बन रहा है, तो सोचो यूएस में ये डेटा बना और इंडिया में जरूरत है, तो फिर उसको यहाँ पे भेजने में भी प्रॉब्लम। तो 3300 बुक्स के अंदर डेटा डालना मुश्किल है, तो हमें किस चीज की जरूरत है, कंप्यूटर हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जिससे हम डेटा को स्टोर कर सके, है ना। कंप्यूटर के अंदर कहाँ स्टोर करे, कैसे स्टोर करे, कोई टेक्निक होनी चाहिए, राइट। तो इन सब बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है ना। तो हमें ये सब चाहिए। चलो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि आपको क्या जरूरत है, आगे आप खुद समझ जाओगे। ये मैं मिटा रही हूँ कि आपको स्टडी करनी है। देखो, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जब इतना सारा डेटा आता, उसको स्टोर कैसे करते, कॉपियों में तो कर नहीं सकते, ये तो बहुत ही अनफिजिबल सा तरीका है।
तो उसको स्टोर करने के लिए एक अलग ब्रांच ऑफ साइंस ने जन्म लिया जिसको हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो नीट क्या पूछेगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने किसको बर्थ दिया। सो इट गिव राइज टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग बींग्स, Yeah, और ma'am. इन्फॉर्मेटिक्स मतलब ऐसी टेक्निक जो नंबर्स को इन्वॉल्व करती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है, सॉफ्टवेयर होते हैं ये, ठीक है। Yeah, Yeah, ma'am. ma'am. तो ये पूरे साइंस है बायोलॉजी में, जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के टाइम पे ये बहुत अच्छे से डेवलप हुई। क्लियर Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. नाउ, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं HGP, ठीक है। अब HGP के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? 1990. 90. कब तक, कितने साल का प्रोजेक्ट था? 30. 13 years. 13 year. कौन से ईयर में कंप्लीट हो जाना चाहिए था? 2003. 2003. कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ? 2006. 2006. उस 21 एक क्रोमोसोम ने ज्यादा टाइम लगा दिया। Chromosome number 1. Chromosome number Chromosome number 1. स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन इज Y Chromosome. यस। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, वेरी गुड, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम बुलाते हैं एज अ मेगा प्रोजेक्ट। ये वर्ड पे ध्यान देना है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे ये वर्ड डेटा करके लिखा था, तो वो किसी ने ध्यान नहीं दिया था, गलत हो गया था वो क्वेश्चन। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ए मेगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब एस्टिमेटेड कितने ह्यूमन, अगर आप ह्यूमन जीनोम की बात करते हो, मतलब एक हैप्लॉइड सेल में आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि कितने बेस पेयर होते हैं? बेटा जब मैं बेस पेयर बोलती हूँ उसका मतलब क्या है, तो बताना। नाइट्रोजन बेस कितनी पेयर है? नाइट्रोजन बेस के कितने मतलब एडेनिन कितने थायमिन के साथ बेस्ड है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ, है ना, राइट। Yeah, ये ma'am. पेयर की ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, राइट। इसको अकेले अकेले मत समझना है कि एडेनिन अकेला बेस पेयर है, वो बेस पेयर नहीं है, वो बेस है नाइट्रोजनस बेस। जब उनका पेयर बनता है तो दिस इज वन बेस पेयर। ये बात समझ आई? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. तो एक हैप्लॉइड सेल में अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर माने जाते हैं? 3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, ठीक है, ये नंबर है। ये हैप्लॉइड सेल है, तो अगर मैं डाइप्लॉइड लिखूंगी तो मैं क्या करूंगी, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से. हाँ, यस, वेरी गुड, शाबाश बेटा, राइट। अब ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था तो हम सारे कहाँ गए थे? US. USA. US. तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में हाथ है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इनको रियलाइज हुआ कि इनको औरों की भी मदद चाहिए होगी, लेबर में भी और पैसों में भी। तो पैसों में मदद करने के लिए इनके पास आए वेलकम ट्रस्ट। इन्होंने वेलकम किया एक वेलकम ट्रस्ट को, जिन्होंने इनको फाइनेंशियली मदद करी, और भी कंपनी ने और भी लैब्स ने मदद करी। तो वो 2 कंट्रीज कैसे याद रखोगे? 4 कंट्रीज का नाम याद रखने हैं। तो 2 ऐसी कंट्री है जिनकी आपस में काफी लड़ाई चलती है, दैट इज चाइना एंड जापान, ठीक है। और 2 ऐसी कंट्री है जो बहुत ही खूबसूरत है, और उसमें से एक कंट्री पे तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक दवाई का नाम भी याद किया था। याद है किसी को? किसी कंट्री के मैंने फोटो दिखाई थी, कोई मॉन्यूमेंट दिखाया था, फ्रांस का. नहीं? हाँ, तो फ्रांस और जर्मनी बहुत खूबसूरत सी जगह है। तो फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड जापान इन्वॉल्व हुए थे इस प्रोजेक्ट में। क्लियर? Yeah, ma'am. इन दोनों पे नीट का Yeah, क्वेश्चन आता है, ma'am. वेरी गुड, याद था तुम्हें। इन दोनों पे नीट का क्वेश्चन आ सकता है, राइट? क्लियर? Yeah, ma'am. Yeah, अब ma'am. हम समझते हैं, देखो हमारा प्रोजेक्ट है ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, Yeah, ma'am. तो हमारे कोई गोल होंगे ना कि हम क्या गोल अचीव करेंगे। तो पहले हम गोल सेट करेंगे, ठीक है। गोल सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमने स्टडी किया। मैं कह रही हूँ क्रोमोसोम नंबर 1 के सारे जीन स्टडी करे कैसे, उस टेक्निक की बात करेंगे। और लास्ट में हम क्या देखेंगे कि सारी टेक्निक लगाने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आया, राइट। तो ये 3 स्टेप में हमें स्टडी करना है। समझ आया Yeah, ma'am. Yeah, बेटा? ma'am. सबको समझ आया? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड, एनीवन विद डाउट रेज योर हैंड। हाँ ताने, इंसान का डीएनए। चलो आ जाओ फिर। Yeah, तो ma'am. सबसे पहले गोल, एनसीईआरटी का पेज नंबर बताओ मुझे।
102. हाँ खोलो 102 या 118 खोलो इसे। 102. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो इसको एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। The thing is, आप कोई भी हेल्प बुक से पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन ये जो एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है आपको ऐसे ही याद करनी है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। प्लस आपको स्कूल में पूछा जा सकता है, नोट लिखने के लिए आ सकता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट। तो ये लाइंस आपके बहुत काम आएगी। क्लियर सबको? चलो एक एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको जो नहीं समझ आएगा वो वहीं पूछेगा। ओके डील? तो हम लोग गोल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला गोल है, हमारा पहला मकसद है कि टू आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। हम कह रहे हैं ह्यूमन का जो पूरा डीएनए है ना, उसमें लगभग 20,000 to 25,000 जीन्स होते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन सभी को हम आइडेंटिफाई कर ले। तो पहला काम है हमारा आइडेंटिफाई करने का इतने जीन्स को, ठीक है। क्लियर? दूसरा हम चाहते हैं कि हम लोग सारे सीक्वेंसेस को डिटरमाइन भी कर ले, तो हम ढूंढ भी ले, ऊपर से हम सारी सीक्वेंसेस को पढ़ ले। कि सीक्वेंस कैसे पढ़ोगे, कोडोन से तो होते हैं ना, एटीसी है, जीसीजी है। तो मैं चाहती हूँ सारी सीक्वेंस पढ़ लूँ कि अगर एक जीन है, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, ये डीएनए है, इस डीएनए में ये वाला जो पार्ट है ना जीन का, जो मैंने ग्रीन से बनाया, ये कोड करता है हेयर कलर के लिए। मैं चाहती हूँ मैं जान लूं कि इस हेयर कलर वाले जीन के पार्ट में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड लगे, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस लगे, ठीक है। तो मैं सीक्वेंस को डिटरमाइन करना चाहती हूँ। बात समझ आई? तो नंबर क्या लिखा है, डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेसिस पेयर दैट मेक अप द ह्यूमन डीएनए, राइट। तो हम लगभग 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर की नेचर जानना चाहते हैं। तीसरा, अगर मैंने जान लिया कितने जीन हैं और उनकी केमिकल नेचर क्या है, उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन को मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करूँ इन द डेटाबेस, राइट। अगर मैंने उसको स्टोर कर लिया, तो स्टोर करने के लिए मुझे अपनी टेक्निक इंप्रूव करनी पड़ेगी ना, Yes, ma'am. ठीक है। तो टेक्निक इंप्रूव करके मैंने स्टोर कर लिया, मेरे पास सारा डेटा है, लेकिन ये सारा डेटा मुझे रीड भी तो करना आना चाहिए ना। अब मैं एक एक चीज को रीड करूंगी तो मुश्किल बात है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर एक सॉफ्टवेयर हो जाए जो क्विकली मेरी जगह वो रीडिंग कर ले, तो ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेटा है क्रोमोसोम नंबर 1 का, ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है मान लो, और ये क्रोमोसोम नंबर 1 का डेटा है मेरे पास जो स्टोर्ड है, जो मैंने स्टोर कर लिया था। अब मेरे को एक बच्चा है, ठीक है, टुक टुक, और टुक टुक को कोई बीमारी हुई है, तो साइंटिस्ट को लगता है यार इसके क्रोमोसोम नंबर 1 में ना कोई गड़बड़ी है तभी बीमारी हुई है, राइट। तो क्रोमोसोम नंबर 1 का मैंने डेटा निकाल लिया इसका। अब अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई है, मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं टुक टुक का क्रोमोसोम नंबर 1 का डेटा नॉर्मल डेटा से कंपेयर करूंगी तभी पता चलेगा ना मुझे। तो मेरे पास कोई टूल होना चाहिए कि मैं ये एनालिसिस कर पाऊँ, राइट। समझ आई ये बात? Yes. राइट। तो इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस भी होना चाहिए, राइट। तो पहले आइडेंटिफाई कर पाए हम जीन, उसके बाद हम उनकी सीक्वेंसेस समझ पाए, हम उस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाए, फिर उसको एनालाइज कर पाए। ये सारे हमारे गोल थे। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रांसफर। अब जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, अब अदर इंडस्ट्री में भी भेज पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूएस में किसी को डिजीज हुई है तो वहाँ इंफॉर्मेशन भेजनी है, या मान लो किसी को रशिया में डिजीज हुई है, वहाँ इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सके। कंप्यूटर से ट्रांसफर हो जाना, हमें जाना ना पड़े, राइट। अब जो लास्ट वर्ड है उस पर क्वेश्चन आया होगा, तो ध्यान से देखना। दिस इज कॉल्ड ELSI। तो हमारा ये भी गोल है कि हम ELSI को एड्रेस करें मतलब हम इसको भी हैंडल करें। ELSI क्या होता है? E स्टैंड फॉर एथिकल, L स्टैंड फॉर लीगल, S स्टैंड फॉर सोशल, I फॉर इश्यूज। तो जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो हमें इश्यूज भी आएंगे। लोग एथिकल रीजन उठाएंगे कि आप कैसे पहले से किसी ह्यूमन का पूरा जेनेटिक मटेरियल स्टडी कर रहे हो, वो तो गॉड ने बनाया, राइट। वो किसी और सुपीरियर पावर ने बनाया, तो आप उसको स्टडी करके छेड़छाड़ कैसे कर सकते हो? ये एथिकली इनकरेक्ट है।
राइट। तो उनको डर होता है कि ये इंसान ऐसे एक्सपेरिमेंट करके म्यूटेंट्स ना बना दे, ठीक है, इस तरीके के इश्यूज होते हैं। तो एथिकल इश्यूज आएंगे, उसे भी हमें डील करना है। लीगल इश्यूज भी आएंगे। लीगल इश्यूज इज लाइक किसने रिसर्च करी है, उसी को रिसर्च का क्रेडिट मिला है या नहीं, तो कुछ लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं। और सोशल इश्यूज भी होंगे, सोसाइटी ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे ना करे, राइट। तो इन सब इश्यूज को भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा, तो ये भी हमारे गोल का पार्ट है, ठीक है। Yeah, मैम। तो इन सारे इश्यूज को टुगेदर हम क्या बुलाते हैं, ELSI, राइट। तो बेटा इसे अंडरलाइन करो, इसकी फुल फॉर्म आ चुकी है नीट में। अंडरलाइन दिस। गोल सबको क्लियर? Yeah, Yeah, मैम। ma'am. तो ये हमारे गोल्स थे बेटा। किसी को डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड। एनीवन विद द डाउट प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा ठीक है, देन नो, थम्स अप कर दो अगर समझ आ गया तो। स्टेशनरी को आ गया, निशांत को आ गया, निशांत को आ गया, दलवी को, रिजुल, नेहा, हर्षे, अनुपमा, अनीशा, दैट्स इट। बाकी को नहीं समझ आया? इशिता, ऑलराइट, आर्यन को। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने स्टडी करा है पूरा जेनेटिक मटेरियल, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? गोल तो हमने सेट कर लिया, अब हमें क्या करना है, क्या समझना है? मेथड्स। मेथड्स। हाँ, मैंने बहुत आराम से बोल दिया। क्रोमोसोम नंबर 1 जो है, या मैंने बहुत आराम से बोल दिया कि मेरा DNA है, इसको मैंने स्टडी कर दिया और इसके सारे जीन की इंफॉर्मेशन मैंने नोट कर ली है ना, स्टोर कर ली इंफॉर्मेशन। तुमने स्टडी कैसे किया इसको, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस चीज को अब समझते हैं कि इसको स्टडी कैसे किया गया। तो मेथोडोलॉजी, ठीक है। अब मेथोडोलॉजी इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज अगर आपको याद हो, हमने पहले एक बार किया था कि अगर ये DNA है तो DNA में न्यूक्लियोटाइड से ही बना DNA, सही बात है, लेकिन क्या सारे न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन में कोड होते हैं? क्या सब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, mRNA बनाते हैं? ऐसा होता है पूरा DNA mRNA बनाता है, हर पार्ट ऑफ DNA? हाँ मैम। नो मैम। नहीं होता, राइट। तो DNA का कुछ सेगमेंट है जो प्रोटीन बनाता है और कुछ सेगमेंट है जो प्रोटीन बनाता ही नहीं है। सो अगर मैं DNA का टोटल बोलूं कि 100% DNA में से कितना पार्ट प्रोटीन बनाता है और कितना पार्ट प्रोटीन नहीं बनाता, अगर ये मैं क्वेश्चन लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी कि आउट ऑफ 100% ऑफ DNA लगभग, अराउंड, लगभग 2% DNA कोड करता है फॉर प्रोटीन, ठीक है। ये है जो आपकी बॉडी में प्रोटीन बना रहा है। और इसके अलावा कितना पार्ट बचा? 98। लगभग 98. लगभग 98% क्या करता है, नो कोड, नो कोडिंग, वो कोई कोडिंग नहीं करता, ठीक है। तो वो कोई ट्रांसलेशन नहीं करता, कोई प्रोटीन नहीं बनाता। तो ऐसे DNA को अपा क्या बुलाते हैं, जंक DNA। क्लियर? Yeah, ma'am. So only 2% DNA participate in translation, rest are called junk DNA, right? अब मैम। अब तुम्हें और मुझे इस DNA को स्टडी करना है, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ कि अगर मुझे इस DNA को स्टडी करना है और इस DNA के अंदर जो येलो वाला पार्ट है वो है हमारा कोडिंग वाला पार्ट, जो कोड करेगा प्रोटीन के लिए, ठीक है। और जितना भी रेड वाला पार्ट है वो मेरा जंक DNA है, Yeah. ठीक है। तो मुझे बताओ कि कैसे इसको, इस पूरे DNA को कैसे स्टडी करें। तो तुम्हें दो ऑप्शन कहती हूँ, तो मुझे बताना कि एक ऑप्शन है जिसमें मैं ओनली कोडिंग पार्ट को स्टडी करूं, ठीक है, सिर्फ कोडिंग पार्ट को करूं, जंक DNA को इग्नोर कर लूं। और दूसरा पार्ट, दूसरा है कि मैं इंटायर DNA को स्टडी करूं, यानी कि मैं कोडिंग वाला तो करूं प्लस कौन सा करूं, जंक डीएनए। जंक DNA। हाँ। और मेरा पर्पस है कि मैं जानना चाहती हूँ ये DNA एग्जैक्टली किस किस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से बना है। तो मेरा पर्पस बड़ा है। तो मुझे बताओ कि कौन सी टेक्निक सही रहेगी, ए वाली या 1 वाली या 2 वाली? 2 वाली। वाली। चलो, 2-1. जो कहते हैं 1 वाली वो रेज योर हैंड। कोई नहीं कह रहा 1 वाली? हाँ बिल्कुल काजल, गुड। अनुपमा ओके।
देखो अगर सोचा जाए, काजल अनुपमा सही बोल रही है कि हम सीधा कोडिंग वाली करते हैं ना, हमें तो ये जानना है इंसानों को डिजीज क्यों हो रही है, तो जो कोड करता है वही वही कोई डिजीज कर पाएगा। तो हम कोडिंग वाली करते हैं, पैसा भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा। लेकिन साइंटिस्ट ने सोचा जब हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम सबको स्टडी करते हैं, तो बेटा उन्होंने सेकंड वाली कर ली। ठीक है, ठीक है अनुपमा। ये मैम। ये कौन सी टेक्निक चूज करी उन्होंने? सेकंड वाली। सेकंड। हाँ, अभी जो टेक्निक है इनका साइंटिफिक नाम है, साइंटिफिक नाम की डेफिनेशन आप लिख के आओगे, समझा मैंने दी है। देखो, सीक्वेंस ओनली एक्सप्रेस डीएनए, मतलब एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ईएसटी। तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग का मतलब होता है वो डीएनए स्टडी करो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब कि एमआरएनए बना के प्रोटीन बना रहा है, सिर्फ उतने डीएनए को स्टडी करो, तो उस टेक्निक को आप बुलाते हैं ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। समझ आया? ये मैम। और जहां पर आप पूरा पूरा डीएनए स्टडी करो तो उसकी पूरी सीक्वेंस पढ़ रहे हो ना, तो उसको हम बुलाते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, तो सीक्वेंस एनोटेशन इज ए टेक्निक जहां पर आप पूरा डीएनए पढ़ते हो, राइट? मैम यस मैम। कितना टाइम है? अभी है, राइट? तो ये वाली बात लिखना है, ये वाला चार्ट बनाना है नीचे, 2 वेज इसमें स्टडी किए, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड सीक्वेंस एनोटेशन। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में, आपको नीट में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ईएसटी स्टैंड फॉर व्हाट, और ये तब सॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि ये बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी इसलिए। डन? मैम ये वाला लिख लो इसके नीचे सिंपल लैंग्वेज में। बेटा कोई जिसको ना समझ आया हो, ये समझ नहीं आया तो फिर समझ नहीं आएगा आगे। पक्का समझ आ मैम गया? एक क्लिक करोगे पीछे वाली एक स्लाइड? बार read करके दो। हाँ बोला, पीछे क्या बोल रही थी बेटा तू? पक्का समझ आ गया? मैम हो गई है। ठीक है, ओके बच्चे। तो रेज योर हैंड जो मेरे को एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग समझा पाए। बता तानिया क्या होता है ईएसटी? मैम जिसमें से प्रोटीन कोड करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। जो सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रोटीन को कोड करता है बस वो सेगमेंट को स्टडी करते हैं। ठीक है नेहा, दूसरा वाला मेथड क्या होता है बेटा? सीक्वेंस एनोटेशन मेथड में हम पूरे डीएनए के जो मतलब पूरे डीएनए के जो सीक्वेंस है उनको स्टडी करते हैं। हाँ, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन सा मेथड चूज करा है बच्चे? मैम सीक्वेंस एनोटेशन वाला। सीक्वेंस एनोटेशन। तो कौन जीता हमारे यहाँ पे? सीक्वेंस एनोटेशन, राइट? तो हमने ये मेथड यूज करा, क्लियर सबको? यस मैम। अब मैंने इसमें किया क्या वो टेक्निक समझ गया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अडॉप्टेड सीक्वेंस एनोटेशन मेथड, ठीक है? अब ये इसको कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं, राइट? तो ये टेक्निक ना बायोटेक में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, पर मैं आपको प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनना, जहां ना समझ आए वह बताना, ओके? देखो, तो ये है मेरा, लेट से किसी का सैंपल लेते हैं ब्लड का, उसका हम डीएनए निकाल लेते हैं। किसका सैंपल ले क्लास में से बताओ, कौन देगा अपना सैंपल? मेरा। हाथ खड़ा कर, किसने खड़ा करा पहले हाथ? मेरे को एक्चुअली भुवनेश्वरी पहले दिखा है, तो भुवनेश्वरी का खून लेंगे हम। भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी तुम्हारा कोई छोटा नाम है? मैम भूमि। भूमि बोलने वाली थी मैं, भूमि बुलाएंगे से। भूमि, तो हमने भूमि को सुई लगाई और उससे ब्लड ले लिया। ओ, ब्लड ले लिया। अब इस ब्लड में हमने बहुत सारे केमिकल डाले और उसका डीएनए अलग कर लिया। डीएनए ऊपर तैरता है, तो तुम्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग में दिखाऊंगी, डीएनए तैरता हुआ दिखेगा तुम्हें, ठीक है?
ऐसा नहीं दिखता लेकिन दिखता है, तो हमने इसका डीएनए यहाँ रखा, ठीक है। तो ये है भुवनेश्वरी का डीएनए, दिख रहा है सबको? ये मैम बिल्कुल अलग टेस्ट ट्यूब पे डाला है हमने। अब हमने भूमि के डीएनए को चीजों से ट्रीट किया, तो आपको दोनों स्ट्रैंड अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, है ना? ये मैम अब मेरे को क्या करना है, भूमि, अच्छा मुझे बात बताओ, अगर मैं एक साथ इन सारे स्ट्रैंड को पढ़ूंगी, प्रोसेस करूंगी, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है, या फिर मैं इन स्ट्रैंड को छोटा छोटा कर लूं और फिर पढ़ूं तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है? एक साथ पढ़ेंगे तब एक साथ पढ़ने पढ़ेंगे ऐसे तब। ऐसे सुनते हैं कि अगर मैं तुमको एक साथ बोल दूं 6 चैप्टर का तुम्हारा टेस्ट है, तो तुम्हारा पढ़ाई ज्यादा सही से होगी, या मैं तुम्हें बोलूं 1 चैप्टर का तुम्हारा टेस्ट है तो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे? एक जब चैप्टर एक चैप्टर हाँ, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ लेते हैं, क्योंकि छोटे फ्रेगमेंट को स्टडी करना इजी है। मैं क्या चाहती हूँ, हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ मेरे को पता होना चाहिए यहाँ पे कौन से नाइट्रोजनस बेसिस लगे हैं, है ना? तो मैं इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट करूंगी। तो फ्रेगमेंट करने के लिए अगर तुम्हारे पास पेपर है, तो पेपर के अगर तुम्हें छोटे छोटे फ्रेगमेंट करने हैं तो कैसे करोगे? किसकी मदद से काटोगे? रिस्ट्रिक्शन। बेटा फ्रीजर पेपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटता है, तू घर पे है? फिर सीधर से काटेगा। और इन द केस ऑफ डीएनए, जब आप काटते हो ना डीएनए को, तो उनकी भी सीजर होती है, और इनकी सीजर का फैंसी सा नाम है, सीजर नहीं बोलते वो, ठीक है? उनकी सीजर को बुलाते हैं हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा और डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में काट देगा। क्लियर? तो अब हमें भूमि के जितने भी डीएनए के फ्रेगमेंट है ऐसे तैरते हुए दिख रहे हैं, राइट? ठीक है भूमि, ये सब तो टेस्ट ट्यूब में ही हो रहा है। अब हमने क्या किया, भूमि के छोटे छोटे फ्रेगमेंट कट गए। अब देखो, कोई फ्रेगमेंट बहुत बड़े बड़े हैं, है ना? कोई फ्रेगमेंट छोटे छोटे कट गए, दिख रही है तुमको? कोई बड़े फ्रेगमेंट है, कोई छोटे फ्रेगमेंट है। तो सारे फ्रेगमेंट्स को, सारे अलग अलग फ्रेगमेंट है। तो मुझे बात बताओ, अगर तुम्हारे घर में मम्मी पापा भाई बहन तुम, तो तुम सब अगर हैंकी यूज करते हो, हैंकी समझते हो? हैंकी यूज करते हो तो अलग होगा, तुम्हारे जो छोटे भाई बहन है उनका थोड़ा डिजाइनदार होगा, है ना? ये मैम पापा का बिल्कुल वाइट होगा, मम्मी का फिर भी थोड़ा टाल जैसा होगा। तो तुम सबके हैंकी अगर मैंने एक बकेट में रख दिए, तो उनको पहचानना कि किसका कौन सा हैंकी है ज्यादा आसान है, या फिर मैं सारे हैंकी को एक बेड पे ऐसे फैला के रख दूं? कैसे पहचानना इजी होगा? फैला के कैसे इजी होगा? फैला के बेड फैला के बेड पे फैला के इजी तो होगा। अगर इस टेस्ट, हाँ, तो अगर ये टेस्ट ट्यूब पे हमने भूमि के डीएनए के सारे फ्रेगमेंट मिक्स है, अब ये पता करना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, मुझे फ्रेगमेंट स्टडी करने हैं ना, ऐसे स्टडी करूं या फिर मैं इनको अलग अलग कर लूं ऑन द बेसिस ऑफ साइज? अलग अलग तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज जब आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करना चाहते हो, प्रोसेस होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पढ़ेंगे हम डीएनए में, जब हम बायोटेक करेंगे, ठीक है, तब पढ़ाऊंगी। तो इसमें क्या होता है, आपने जेली वाली टॉफी खाई है? तो वैसे ही एक जेल का स्लैब होता है, ऐसे समझ लेना, तुम्हारे हाथ में एक स्लैब पड़ा है, जैसे बर्फ की सिल्ली होती है ना छोटी सी, वैसी ये स्लैब है। और इसके ऊपर आपको सारे डीएनए अपने साइज के अकॉर्डिंग दिख जाएंगे अरेंज, ठीक है? बड़े वाले पीछे, छोटे वाले थोड़े आगे, तो सारे फ्रेगमेंट अच्छे से अरेंज हो गए, राइट? तो चलो, मेरे पास फ्रेगमेंट तो अलग हो गया, मैं इनको स्टडी कर सकती हूँ, लेकिन एक दिक्कत है, मैं इनको स्टडी तो कर लूँ, लेकिन अब हम क्लास में कितने लोग हैं? 30 थे 29। अब 29 चलो 30 है, और 30 30 मानते हैं ना, तो हम 30 लोग हैं। हम सबने भूमि के लाइक से क्रोमोसोम नंबर 1 के फ्रेगमेंट्स को सबने ले लिया, है ना? हम पढ़ रहे हैं। अब हमने एक्सपेरिमेंट करते करते तो खत्म कर देना है, जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो फ्रेगमेंट तो खराब हो गया। मान लो मेरे को 100 फ्रेगमेंट मिल गए थे, चलो छोड़ा, 100 क्यों करेंगे, 30 लोग हैं ना हम, लेट्स से हमें 30 फ्रेगमेंट्स मिले, तो हमने 30 फ्रेगमेंट में एक एक एक्सपेरिमेंट किया और वो खत्म हो गए। अब रिसर्च तो पूरी हुई नहीं, अब हमें दोबारा से सारा प्रोसेस करना पड़ जाएगा ना। तो ऐसे तो अगर हमने ज्यादा भूमि को इंजेक्शन लगा दिया, तो फिर भूमि तो भूमि में समा जाएगी, है ना? वो तो भाग जाएगी कि तो गलत हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करूं ऐसा बार बार ब्लड सैंपल ना लेना पड़े? हम्म, क्या लगता है क्या करना चाहिए? अगर मम्मी चाहती है मसाले लेने बार बार मार्केट ना जाना पड़े, तो वो क्या कर लेते हैं,
एक बार Store. थोड़े ज्यादा ले लेंगे स्टोर एक करने के लिए। थोड़ा ज्यादा लिख के स्टोर कर लेंगे। है ना। तो हम भी ऐसा कुछ करेंगे, हम कैसे स्टोर करेंगे, हम इसकी मल्टीपल कॉपी बना देंगे। ठीक है, तो 30 फ्रेगमेंट्स की हम 30 मिलियन कॉपी बना लेंगे। हम 30 मिलियन कॉपी बना लेंगे, फिर तो नहीं खत्म होंगे ना, Yeah, ma'am. है ना। नो मैम। तो हम कॉपी कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ होस्ट एंड वेक्टर। ये वाली बात ध्यान से सुनना, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, वो चीज जो कैरी करता है। जैसे हम मान लेते हैं तन्वी है यहाँ पे, ठीक है। तो तन्वी की मम्मा उसको गाड़ी में लेकर जा रहे हैं और उसको स्कूल फेंक कर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम तन्वी को स्कूल फेंक कर आ रहे हैं, तो ये रहा स्कूल जहाँ उसको भेजना है, ठीक है। तो स्कूल में उसको भेजना है, तो स्कूल इज द होस्ट जहाँ पर उसको जाना है, उसकी डेस्टिनेशन। और उसको लेके कौन जा रहा है, उसके मम्मा। मम्मी। किसमें, कार में। तो कार इज अ वेक्टर, वेक्टर इज समथिंग दैट कैरी। क्लियर। Yes, ये ma'am. मैम। अब देखो, मैं चाहती हूँ कि जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट है, इनकी मल्टीपल कॉपी बन जाए। तो इनकी मल्टीपल कॉपी बनाने का सिंपल सा तरीका है, मैं बैक्टीरिया लूं तो मेरा होस्ट हो जाएगा बैक्टीरिया। मैं बैक्टीरिया लूं, उसके अंदर ये फ्रेगमेंट डाल दूं, जब भी बैक्टीरिया डिवाइड होगा ना, ये फ्रेगमेंट को भी वो अपने साथ डिवाइड करता जाएगा। ये बात समझ आई। यस। लेकिन मैं बैक्टीरिया में ऐसे नहीं डाल सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे अपने अंदर फ्रेगमेंट को लेगा नहीं। तो मेरे को किसी वेक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। तो वेक्टर कौन होंगे, छोटे छोटे क्रोमोसोम के फैक्टर। तो छोटे छोटे क्रोमोसोम हम लेंगे बैक्टीरिया से, या फिर हम पंजा भी ले सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। तो ये बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर। और ये हमारे पास भूमि का डीएनए का फ्रेगमेंट है। मैं चाहती हूँ, ध्यान से सुनना, मैं चाहती हूँ भूमि का फ्रेगमेंट जो है डीएनए का, बैक्टीरिया के डीएनए में लगे, ताकि मैं इसको बैक्टीरिया के अंदर डालूं और बहुत सारी कॉपी बना लूं। तो ये करने के लिए मैं क्या करूं, कि डीएनए के साथ मैं उसको कैसे अटैच करूं, क्या लगता है, देख के बताओ क्या लग रहा है, देख के कैसे अटैच करूं। इसके अंदर डालना। इसके अंदर डालूं, तो हम पता है अंदर कैसे डालते हैं, पीछे वाली कैंची याद है तुम्हें, क्या नाम है इसका, Restriction. रेस्ट्रिक्शन एंडो। तो इसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसे काट दो, यहाँ पे जगह बन गई। Yeah, ma'am. ये मैम। अब भूमि का डीएनए यहाँ डाल दो, इसी का पार्ट हो गया ना, यस। ये है मैम। ना। बैक्टीरिया को लगा ना किसी और का डीएनए है, वो फिर डिवाइड नहीं करवाएगा उसको, लेकिन अपना डीएनए समझ के डिवाइड कर लेगा ना, हम उसका बुद्धू बना रहे हैं। अब हमने इसको बैक्टीरिया में डाला, बैक्टीरिया की मल्टीपल कॉपी बनी, तो मुझे बहुत सारी सीक्वेंसेस मिल गई, है ना। क्लियर सबको। अब मुझे बहुत सारी सीक्वेंसेस मिल गई है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जानना है इसमें कहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड लगा है, ये जानना है ना। तो किसी का भी कहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लगा है, ये जानने की टेक्निक डिस्कवर की थी सेंगर ने। सेंगर का मेथड लगाएंगे हम, आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना, बायोटेक में भी नहीं जाना क्या। तो सेंगर का मेथड जब हम अप्लाई करेंगे, तो फाइनली हमें दिख जाएगा, वी विल नो अबाउट ऑन न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमें सारे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पता चल जाएगी, ठीक है। तो हमने सीधा सेंगर का मेथड क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि उसके लिए हमें पहले डीएनए को प्रोसेस करना पड़ा। समझ आई बात। ये मैम। तो हर क्रोमोसोम के साथ हमने वैसे ही किया जैसे हमने भूमि के एक क्रोमोसोम के साथ किया था। क्लियर। Yeah, ma'am. राइट। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें पता चल गया कि उसके गोल क्या है, हमें पता चल गया कि वो करते कैसे हैं। अब हमें क्या देखना है, Result. रिजल्ट। तो हमने सारे ऐसे स्टडी कर लिए, अब आओ हम रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, इस पे आएंगे क्वेश्चंस। ध्यान से रखना, गोल अलग है और रिजल्ट अलग है। पेज नंबर बताओ कहाँ पर है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, बताओ बताओ। 120. 120 मिल गया सबको। Yeah, ma'am. अब देखो, ह्यूमन जीनोम, उसने एग्जैक्ट डेटा बताया, उसने कहा ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर, ठीक है। पहले हमने पढ़े थे बिलियन में, 3.1 बिलियन बेस पेयर अप्रोक्सीमेटली हमें पता था। उसने कंफर्म कर दिया कि मिलियंस में इतना नंबर होता है।
अगर तुमको पूरा नंबर याद भी नहीं रहता तो कम से कम इतना याद रखना कि 3000 की लाइन में था ये, है ना, 1 10 100 1000, तो 3000 की लाइन में नंबर था, राइट? क्लियर? Yeah, ma'am. Yeah. पहला डेटा हमें ये मिला। दूसरा, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 300 बेसिस बट साइज वेरी ग्रेटली। वो कह रहे हैं कि एक एवरेज जीन यानी कि ये डीएनए है, एवरेज जीन मतलब ऑलमोस्ट सभी जीन में कह लो, एक जीन के अंदर आपको कितने बेस पेयर मिल जाते होंगे? लगभग 3000 बेस पेयर, ठीक है, सॉरी 3000 बेसिस आपको मिलते हैं। वो कह रहे हैं लगभग। पहली इंफॉर्मेशन हमें ये मिली इस लाइन से। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली कि जो जीन की साइज होती है वो ग्रेटली वेरी करती है। तो एक प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन, अगर ये प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे बना होगा? Amino acids से। एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को कोड करने के लिए इंफॉर्मेशन किसने दी होगी? mRNA, और एमआरएनए किससे बना होगा? DNA से। डीएनए से, है ना, तो डीएनए के जीन से बना होगा, Yeah, ma'am. है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है वो वाला जीन सबसे बड़ा जीन होता है ह्यूमन के केस में, ठीक है। सो द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज द वन विच फॉर्म डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। और इस अकेले जीन में कितने बेस पेयर बेसिस है? 2.4 मिलियन बेसिस, राइट? Yeah, ma'am. Yeah. बेस पेयर नहीं बोला, बेसिस बोल रहा है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन बनता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन आपके साइटोस्केलेटन में होता है, मतलब आपके सेल में जो आपकी सेल की पर्टिकुलर शेप है ना, वो उसके साइटोस्केलेटन की, उसके अंदर के स्केलेटन सिस्टम की वजह से होती है। तो उसके अंदर आपको डिस्ट्रोफिन मिलता है, राइट? क्लियर? Yeah, ma'am. Yeah. क्रोमोसोम नंबर एक्स के ऊपर आपको ये मिल जाता है। नाउ टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो हमें एस्टिमेटेड मिले हैं दैट इज अराउंड 30,000। हमने पहले ज्यादा नंबर ऑफ जीन को एक्सपेक्ट कर रखा था, ठीक है, तो हमें 30,000 तक जीन मिले, ये मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस सब में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मतलब मैं बोल दूं कि अगर अंतरिक्ष है तो अंतरिक्ष में और अभिषेक में सिमिलैरिटी कितनी है एट द जीन लेवल? न्यूक्लियोटाइड बेसिस के बेसिस पे बोल लूं मैं तो कितने परसेंट न्यूक्लियोटाइड सेम है? 99.9%। डिफरेंस कितना उनमें? सिर्फ 0.1%। 1. और ये हम सब पे अप्लाई है, ठीक है, क्लियर? Yeah. नेक्स्ट, द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर जीन। वो कह रहे हैं जितने जीन तुमने डिस्कवर करे, कर लेना लगभग तुमने 30,000, उसमें भी से भी लगभग 50% से हमें अभी फंक्शन नहीं पता। मुझे ये तो पता चल गया कि क्रोमोसोम में ये जीन है, लेकिन मुझे उसका फंक्शन अभी भी नहीं पता है, ठीक है। Yeah, ma'am. तो ये नाउ लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। ये तो पीछे ही बताया था कि मुश्किल से 2% है जो प्रोटीन के लिए कोड करती है, बाकी सारा तो जंक डीएनए होता है ना। Yeah, ma'am. Yeah. तो अब देखो, अगर मैं ये चीज बना दूं यहाँ पे, ये मेरा है जो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, तो मेरा कोडिंग वाला डीएनए। फिर ये मेरा जंक वाला आ गया, मैं जंक वाले को दूसरे कलर से बना दूं। Yeah. Yeah, ma'am. फिर ये मेरा कोडिंग वाला आ गया, फिर ये मेरा जंक वाला आ गया, तो मैं इसको बोलती हूँ जंक डीएनए। तो जंक डीएनए में क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ सीक्वेंसेस मिलती है। इसका क्या मतलब होता है? रेपिटेड सीक्वेंसेस। रेपिटेड सीक्वेंसेस का मतलब होता है कि आपको नाइट्रोजनस बेसिस बार बार सेम मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, ATGC यहाँ मिला, थोड़े डिस्टेंस के बाद आपको दोबारा ATGC मिल रहा है, बीच में और न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं पर ATGC फिर से रिपीट हो रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद आपको ATGC मिल रहा है। ये कोई प्रोटीन नहीं बना रहा, लेकिन ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है, तो इनको हम कहते हैं रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, ठीक है। Yeah. Yeah. बोलो, कोई डाउट है? No, ma'am. तो ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस किस में मिलेगी? अगर ये मेरे डीएनए का बात है, मेरे में कितनी रेपिटेटिव सीक्वेंसेस दिख रही है आपको ATGC की? कितनी बार आया ये? 3. 3 टाइम्स ना, तो 3 टाइम्स आया ये। अब मैं नीचे बना रही हूँ किसी और का, बताओ किसका बनाऊं? नाम बता दो, मैं पीछे नहीं जा रही। काजल. तन्वी. काजल का, चलो काजल का बनाते हैं।
तो काजल में भी रेपिटेटिव सीक्वेंस जो है, हमारा जीनोम तो मिलता ही है ना, तो काजल में मैंने देखा कि हमें मिल रहा है ATGC, फिर ATGC, फिर ATGC, फिर ATGC। काजल में कितनी बार आ गया? 4 times. है ना, 4 तो times. ATGC काजल में 4 टाइम्स आ गया। तो देखा हम दोनों में फर्क है ना, तो हम दोनों में ये Yes, माइनर सा फर्क आता है। तो सब में रेपिटेटिव सीक्वेंसेस है, तो सब में फर्क है, किसी में 1000 होती है, किसी में कुछ 100 होती है, तो इतना फर्क है हम दोनों में। समझ आया? yes, sir. ठीक है। रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, अब इस पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, इस पे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आर द स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, छोटा सा स्ट्रेच है डीएनए का, जो बहुत बार रिपीट होता है। देखो 1000 टाइम भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। इनका कोई फंक्शन नहीं होता कोडिंग में, डायरेक्टली कोई फंक्शन नहीं करते कोडिंग में, ठीक है। लेकिन इनको स्टडी करने से हमें 3 चीजें पता चलती है। तो यूज क्या है इनका रेपिटेटिव सीक्वेंसेस का, इस पे क्वेश्चन बनता है, इसे लिखो वहां पे एनसीईआरटी में। इसके यूजेस क्या है, हम इसको यूज कर सकते हैं टू स्टडी क्या, फर्स्ट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, सेकंड डायनामिक समझ सकते हैं हम, और तीसरा हम एवोल्यूशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन तीनों चीजों को स्टडी करने के लिए रेपिटेटिव सीक्वेंसेस काम आते हैं। इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए बहुत काम आते हैं। धीरे धीरे इवोल्यूशन समझोगे तो समझ आएगा। अभी के लिए आई होप इतना आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. मूविंग ऑन। क्रोमोसोम 1 हैज द मोस्ट जीन। देखो सबसे बड़ा क्रोमोसोम 1 ही है ना, क्रोमोसोम नंबर 1, तो उसके पास सबसे ज्यादा जीन है। लेकिन सबसे बड़ा जीन कौन सा है, किस प्रोटीन का है? लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है इन ह्यूमन? Chromosome Chromosome number 1. स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है? Y. Y. वाई बोलो। 22 क्या फीमेल है जिसमें एक्स होगा तो? क्रोमोसोम विथ मोस्ट जीन कौन सा है, इसके पास सबसे ज्यादा जीन्स है? क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1, ये नीचे लिखा है। और लार्जेस्ट और लार्जेस्ट जीन आपकी बॉडी में कौन से प्रोटीन का है? Dystrophin. डिस्ट्रोफिन, यस, गुड, डिस्ट्रोफिन, राइट। कितने थे इसमें बेसिस? 2.4 million. 2.4 मिलियन बेसिस। किसने बताया ये आंसर अभी? I'm Tanya. गुड तान्या, राइट। ये इन्फॉर्मेशन क्लियर है? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. गुड, ये बात यहाँ लिखी है। इतना क्लियर सबको? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है ये, एसएनपी में आपको कल पढ़ाऊंगी कि आपको फुल फॉर्म लिख के आने, डेफिनेशंस लिख के आने, ईटीएस सीक्वेंस एनोटेशन की डेफिनेशन, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट एंड वीएनटीआरस, ठीक है। Yeah, ma'am. सिर्फ डेफिनेशन लिख के आने, कल मैं समझाऊंगी तो आपको इजी हो जाएगा। और आपके क्वेश्चन लगा के आने हैं, ये वाले, ये भी करे ना हमने, थोड़े से 5 तक हमने करे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन लगा के आना। तो कल हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, ओके। फिर बस एक लेक्चर बचेगा और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। मैम एक